हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग सीयूईटी जो अंडर ग्रेजुएट 2025 का जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है वो आज हम लोग जो प्रैक्टिस नंबर सेट जो 3 है वो करने वाले हैं। हम लोगों ने 2 सेट कर रखा है, चाहे आप लोगों का देखा जाए 2 सेट कर रखा है, मैक्रो का 2 सेट और 2 सेट माइक्रो का। ठीक है, तो जो तीसरा सेट है वो माइक्रो का वो तो डल चुका है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है एक अलग से। ठीक है, तो सीयूईटी यूजी करके, ठीक है, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज 2025 से तो आप लोगों को वहां मिल जाएगा सारा वीडियो जितना भी अभी तक डाल रखा है मैंने। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो जो है वो 2 तरीके से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग जो पहला क्वेश्चन जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, चलिए 11th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 10th क्वेश्चन हम लोगों का माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो डिस्कस हमने कर रखा है। 11th में क्वेश्चन क्या है, जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू, क्या बोला गया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब देखो ग्रॉस का मतलब ही होता है एक तरीके से फुल। ठीक है, और अगर देखा जाए कुछ ना कुछ कमी, अगर कुछ ना कुछ घटा देंगे तो वो क्या निकलता है, नेट। जैसे मान लो कि राम है, राम एक लड़के का नाम है। ठीक है, तो वो एक तरीके से उनका मान लो कि या फिर उसका जो टोटल ग्रॉस इनकम है, मतलब टोटल इनकम जो मिलता है उसको, वो 50,000 रुपये मिलता है। ठीक है, उसमें से अगर मान लो कि उसमें से कुछ ना कुछ जो है माइनस हो गया, कुछ ना कुछ माइनस हो जाता है, तो उसका क्या बचता है, नेट इनकम। जैसे मान लो कि इनकम टैक्स दे दिया, तो उसका नेट इनकम कितना बच रहा है भाई, तो नेट इनकम हो गया। तो नेट कभी भी निकलता है तो क्या करते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ माइनस करके निकलते हैं, लेकिन ग्रॉस हमेशा कुछ ना कुछ प्लस करके निकालते हैं। तो ग्रॉस में क्या हो जाएगा भाई, जो भी नेट इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट में अगर हम लोग डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे, ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट में अगर हम लोग डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो देखिए यहाँ पर नेट में कुछ ना कुछ हमेशा ऐड हुआ है, तभी वो क्या बना जाके ग्रॉस। लेकिन अगर यही मेरे को नेट पूछा रहता कि नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, तो यहाँ पर नेट इन्वेस्टमेंट क्या आ जाता हमारा, नेट इन्वेस्टमेंट अगर कॉन्सेप्ट को देखा जाए थोड़ा सा, तो इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12th नंबर क्वेश्चन बोला गया, डैश इज द कॉजेस या फिर डैश कॉजेस द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोला गया कि जीडीपी, ठीक है, और एनडीपी, यही 2 बात बोला गया भाई। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब जीडीपी और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब एनडीपी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, तो आप देख रहे हैं कि ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है कि नहीं, तो ग्रॉस और नेट। और मैंने नेशनल इनकम में बता रखा है कि जब भी कभी भी आपको ग्रॉस से नेट जाना हो, मतलब क्या, जी दिया हो और आपको एन जाना हो, मतलब ग्रॉस से नेट जाना हो, तो ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है, तो माइनस करोगे भाई, क्या चीज, डेप्रिशिएशन। और अगर नेट से ग्रॉस में जाना है, मतलब नेट दिया हुआ है और ग्रॉस में जाना है, तो प्लस होगा डेप्रिशिएशन। हमेशा आप लोग ये जो फॉर्मूला है, ये कॉन्सेप्ट है, वो याद रखना है। ठीक है, तो हमारा 12 का क्या होगा, डेप्रिशिएशन, है कि नहीं, क्योंकि देखो ग्रॉस में अगर यहाँ पर ग्रॉस जीडीपी इज इक्वल टू क्या होगा, जीडीपी माइनस डेप्रिशिएशन इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, एनडीपी। ठीक है, तभी ये हमारा जी जो है वो एन में बदल पाएगा, तो हमारा एन हो गया। जब हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में माइनस किया डेप्रिशिएशन, तो एनडीपी निकल गया। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है भाई, डिफरेंस है डेप्रिशिएशन। तो हमारा सबसे पहला आंसर जो हमारा डेप्रिशिएशन आ जाता है। एक और कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझ के चलना है, जैसे एनआईटी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है भाई, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है भाई, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी को हम लोग क्या बोलेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है थोड़ा सा कि एनआईटी क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो जब मार्केट प्राइस से अगर मान लो कि फैक्टर कॉस्ट पर जाना है, ठीक है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है, तब क्या करते हैं हम लोग, मार्केट प्राइस हमेशा बड़ा होगा क्योंकि ये बेचने वाला कॉस्ट है, और ये खरीदने वाला मतलब ये बनाने वाला कॉस्ट है। जिस कॉस्ट पर आप बना रहे हैं कोई चीज को, वो आपका फैक्टर कॉस्ट हो गया। तो फैक्टर कॉस्ट आपको निकालना है मार्केट प्राइस से, मार्केट प्राइस हमेशा बड़ा होगा तो माइनस करेंगे हम लोग एनआईटी। लेकिन अगर वही फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है तो प्लस करेंगे हम लोग एनआईटी। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको समझकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13th। ठीक है, 13th नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। कौन सी चीजें जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी।
कौन सी चीज नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी? पहला, सब्सिडी ऑफ द प्रोड्यूसर, क्या सब्सिडी का पैसा इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में? ये देखना है, ठीक है। हाउस होल्ड सर्विस परफॉर्म बाय वुमेन, परचेज ऑफ वेजिटेबल बाय अ रेस्टोरेंट एंड नन ऑफ द अबव। तो एक तरीके से हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग, जिसको इंक्लूड किया जाता है हमारे नेशनल इनकम में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो सब्सिडीज टू द प्रोड्यूसर, तो सब्सिडी जो होता है प्रोड्यूसर का, प्रोड्यूसर मतलब क्या, जो सामान बना रहा है उसको अगर सरकार गवर्नमेंट क्या कर रही है, सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी मतलब क्या, छूट दे रही है, तो हमेशा वो नेशनल इनकम में जो होगा वो आपको ऐड होता हुआ देखने को मिलेगा। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। हाउस होल्ड जो सर्विस परफॉर्म बाय वुमेन्स का इंक्लूडेड नहीं होता है। परचेज ऑफ वेजिटेबल बाय द, ये नहीं होगा, बाय अ रेस्टोरेंट। क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें फाइनल जो उसका प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग काउंट करके चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो 13th का भी आपको पता चल गया आंसर। आगे आते हैं 14th का, क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। अब ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, आपने सुना होगा कि न सरकार क्या करती है, ट्रांसफर करती है पैसे को, क्या करती है, ट्रांसफर करती है, किसके खाते में भाई, लोगों के खाते में, पीपल्स के खाते में ट्रांसफर करती है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है ट्रांसफर पेमेंट का, तो वो बताइए। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो क्या है हमारा भाई, स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप क्या किसको दिया जाता है, स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के थ्रू दिया जा रहा है, किसके थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू दिया जा रहा है। इसका मतलब वो ट्रांसफर किया जा रहा है, और इससे एक तरीके से ट्रांसफर पेमेंट वो होता है जो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी ना करके भी वो पैसा प्राप्त करता है, वैसा पेमेंट जो होता है जो ट्रांसफर, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं हो रहा है। जैसे कि मान लो कि इसको स्कॉलरशिप मिला इस बंदे को, ठीक है, तो इसने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं करा इसको करने के लिए। जैसे मान लो कोई जो है वो चीज दिन भर काम किया तब उसको पैसा मिला है, तब वो ट्रांसफर हुआ उसका सैलरी, तो अलग बात है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो बेरोजगार भत्ता होता है कि नहीं, वो सब सारी चीजें। तो ए और बी एक तरीके से आपका राइट होगा, ठीक है। रिटायरमेंट पेंशन जो आप कमाया हुआ पैसा, तो वो कभी भी हम लोग क्या उसके अंतर्गत नहीं गिनेंगे, किसके, ट्रांसफर पेमेंट के अंदर, जो कि आपको याद रखना है। क्लियर, याद रखना है। 15th नंबर पर आते हैं। 15th नंबर में क्या है भाई, ये देखते हैं। Which of the following is not estimated in the compensation of employees? आपको पता है कि compensation of employees, ठीक है, compensation of employees operating surplus प्लस मिक्स्ड इनकम जो है वो इंक्लूड होता है कहाँ पर, हमारे नेशनल इनकम में। वो निकलता क्या है, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, है कि नहीं, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकल रहा है। अब एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकलता है तो हम लोग डोमेस्टिक से नेशनल को जाने के लिए क्या करते हैं, एनएफआईए को प्लस कर देते हैं, तो हमारा एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकल जाता है, जो कि हमारा क्या हो जाता है, एक तरीके का नेशनल इनकम हो जाता है, किसका, इनकम मेथड के हिसाब से। और ये डोमेस्टिक इनकम हो जाता है इनकम मेथड के हिसाब से, है कि नहीं। तो आपने ये बात तो देखा होगा कि हमारे देश का जो जीडीपी निकलता है या नेशनल इनकम निकलता है, खास करके किसके हिसाब से, अगर देखा जाए इनकम निकलता है किसके, इनकम मेथड के हिसाब से। क्या, इनकम मेथड। तो उसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में कौन कौन सी चीजें जो होती हैं वो इंक्लूड नहीं होती हैं, ये बात किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ओल्ड एज पेंशन इंक्लूड नहीं होता, वेजेस और सैलरी इंक्लूड होता है। फ्री एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट, हाँ ठीक है, ये वाला फ्री अकोमोडेशन ऑफ द टीचर्स, तो ये सब सारा एक तरीके से वेजेस एंड सैलरीज इन अ कैश, और ये सब सारी चीजें जो है इंक्लूड होकर चलती हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज इंक्लूड नहीं होती है, तो ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वैसे फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द स्कूल टीचर टू द स्कूल टीचर, जो भी स्कूल टीचर के स्कूल टीचर को प्रोवाइड किया जा रहा है भाई फ्री अकोमोडेशन, तो वो सब सारी चीजें जो है, और फ्री एजुकेशन जो है, लेकिन उसका पैसा तो कहीं ना कहीं भरा जा रहा है ना, तो वो एक तरीके से इंक्लूड होगा, क्योंकि उसके वेजेस और सैलरीज में उस अंतर्गत ही उसका ग्रॉस सैलरीज में वो निकल कर आता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है 15th नंबर क्वेश्चन। 16th में आते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्या है, अगर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारा कितना है, 0.8 है, ठीक है। एंड नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मतलब वाई, कभी भी आपका वर्ड अगर नेशनल इनकम दिख गया, ठीक है, अगर आप थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में, तो आपको वाई से डिनोट करना है उसको। इनकम कितना है भाई, 4000 करोड़ है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ सेविंग क्या होगा, तो सेविंग कितना होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सेविंग कितना होगा, सेविंग बताइए क्या होगा। तो आप जानते हैं कि कंजम्पशन का फॉर्मूला ही होता है कि नहीं, कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एपीसी इज इक्वल टू एपीसी इज इक्वल टू सी बाई वाई, ठीक है, कंजम्पशन प्लस वाई। अब यहाँ पर एपीसी कितना है, 0.8 है, ठीक है, एपीसी कितना है, 0.8 इज इक्वल टू सी बाई वाई। इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट हट गया, यहाँ पर जीरो आ गया, और वाई के जगह पर क्या रख देंगे हम लोग, 4000 करोड़। तो इसका मतलब क्या होगा, 8/10 इज इक्वल टू सी और बाई वाई, वाई कितना हो गया मेरा, 4000 करोड़। अब ये निकल गया, अब इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर ये इधर, तो यहाँ पर 4000
इंटू 8 इज इक्वल टू 10C, और यहाँ पर C निकालोगे तो 4000, ठीक है, इंटू 8 बाई 10 होगा, तो 10 कट गया, 8 4 32, तो कितना हो गया 3200 करोड़। तो आपका टोटल इनकम था इतना, कितना था टोटल इनकम, ये देखिए टोटल इनकम था आपका 4000 करोड़, उसमें आपने कंजम्पशन सी कितना करा 32,000, तो सेविंग कितना हो गया 4000 करोड़ माइनस आपको 3200 करोड़, इसका मतलब सेविंग कितना हुआ 800 करोड़ का आपको सेविंग देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब 16 का ऑप्शन नंबर जो सी होगा 800 करोड़ वो राइट आंसर देखने को मिल रहा है हमको, ठीक है। तो ये भी बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये सब चीजें याद करके चलना जरूरी है, इसका मैं अलग से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी आप लोग देख के चल सकते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मान लो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव दिया हुआ है हमारे पास 0.2, और इनकम नेशनल इनकम दिया हुआ है 4000 करोड़, ठीक है। देन कंजम्पशन, तो अब यहाँ उल्टा पूछ लिया कि कंजम्पशन क्या होगा ये बताइए। तो यहाँ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है, इसका मतलब क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू होता है एस बाई वाई। एस बाई वाई का मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कितना है, तो यहाँ देखिए 0.2 है, ठीक है, तो 2/10 हो गया, इधर पॉइंट हटाएं तो नीचे 10 आ गया, इज इक्वल टू एस बाई वाई, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, अब यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया 2/10 इज इक्वल टू एस, और एस के बाद यहाँ पर वाई कितना है 4000 करोड़, 4000 हो गया भाई। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4000 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू एस, सेविंग निकल गया 0 और 0, तो 4 2 जा 8, 800 करोड़ का क्या निकल गया सेविंग। अब इनकम कितना था भाई, आप जानते हैं कि इनकम इज इक्वल टू क्या होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग, कंजम्पशन सी मतलब कंजम्पशन, एस मतलब सेविंग। तो यहाँ पर हमें निकालने क्या बोला, कंजम्पशन बोला है, तो कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या हो गया इनकम माइनस सेविंग, ठीक है। तो इनकम कितना हो गया भाई हमारा, इनकम हो गया हमारा 4000 करोड़, माइनस कर देंगे 800, तो इसका मतलब कितना हो गया 32,000 करोड़ जो है वो आपको कंजम्पशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप सो ये चीज कंप्लीट होगा, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा 17th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आते हैं भाई नेक्स्ट 18th नंबर क्वेश्चन क्या है, डिक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो विल लीड्स टू, कैश रिजर्व रेशियो आपको पता है सीआरआर, और एक होता है एसएलआर, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि समझ कर चलना है। अब यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा, डिक्रीज होता है कैश रिजर्व रेशियो में तो क्या होता है, तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है भाई, वैसा वैसा पैसा जो कमर्शियल बैंक को कहाँ रखना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, हर दिन उसको मेंटेन करना होता है सीआरआर को, कैश रिजर्व रेशियो को, किसके पास, ये सीआरआर मतलब सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, उसको मेंटेन करना होता है कहाँ पर, आरबीआई के पास मेंटेन करना होता है, किसको, कमर्शियल बैंक को, ठीक है। याद रखिएगा जैसे सीआरआर मान लो कि 10% है, ठीक है, 10% सीआरआर है, और उसके अकाउंट में आज के दिन मान लो कि 1000 रुपया जमा हुआ, 1000 रुपया जमा हुआ, तो 1000 का 10% कितना हुआ भाई, 1000 का 1000 का 10% कितना हुआ, 10% हुआ, 0 0 काट दो, इसका मतलब कितना हो गया 100 रुपया, मतलब वो 100 रुपया सिक्योरिटी के तौर पर कहाँ रखेगा, आरबीआई के पास रखेगा, 100 रुपया सिक्योरिटी के तौर पर रखेगा आरबीआई के पास, ठीक है। सिंपल सा लॉजिकल था जो कि आपको समझकर चलना है। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखो इसका। अब सीआरआर हो गया भाई कि वैसा अमाउंट जो कि कमर्शियल बैंक को कहाँ रखना होता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है कैश के फॉर्म में, 100 रुपया रखा। अब यहाँ पे बोला कि डिक्रीज इन द कैश, अगर सीआरआर कम हो जाता है, इसका मतलब अगर 1000 रुपया में 100 रुपया वो रख रहा था, मतलब वो 900 रुपया लोन में दे रहा था भाई, यहाँ पर सिंपल सा एक तरीका अगर देखा जाए, तो 900 रुपया वो लोन बांट पा रहा था, मतलब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा पा रहा था, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर अगर देखा जाए, तो अगर मान लो कि सीआरआर कम कर देगा तब क्या होगा, तो जब सीआरआर कम कर देगा, मतलब सीआरआर मान लो 5% कर दिया, मतलब अब कितना 50 रुपया रखना पड़ रहा है कैश के रूप में, कहाँ पर, आरबीआई के पास, मतलब अब 950 रुपया वो लोन दे सकता है, 950, मतलब जब सीआरआर कम होगा तो इसका मतलब जो सप्लाई ऑफ मनी होगा, क्या होगा, सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी बोल लो, या फिर जो लोन जो होगा, जो लोन बाय कमर्शियल बैंक, लोन बाय कमर्शियल बैंक जो दिया जाएगा वो बढ़ जाएगा, तो सप्लाई ऑफ मनी क्या होगा, बढ़ जाएगा भाई। और इकोनॉमी में कभी भी सप्लाई ऑफ मनी बढ़ता है तो उससे क्या होता है कंट्रोल, डिफ्लेशन कंट्रोल होता है, क्या होता है भाई, डिफ्लेशन कंट्रोल होता है, और डिफ्लेशन कंट्रोल होता है, सप्लाई ऑफ मनी कभी भी बढ़ता है और डिफ्लेशन कंट्रोल होता है। इसका मतलब क्या, डिफ्लेशन कंट्रोल होने का मतलब सीधी सी बात है कि हमारे देश में जो जनरल प्राइस लेवल है, जो सॉरी सॉरी जनरल प्राइस लेवल नहीं, जो एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड मतलब डिमांड बढ़ाने के बारे में सोचा जा रहा है, क्या होगा, डिमांड जो है बढ़ाने के बारे में, डिमांड बढ़ेगा, जब सप्लाई बढ़ेगा मनी का
तो लोग ज्यादा खर्चा करेगा। मान लो पहले लोगों के पास पैसा नहीं था, अब लोन सस्ता हो गया तो लोन ज्यादा पैसा ले रहे हैं, तो ज्यादा पैसा लोग लेंगे तो ऐसा थोड़ा घर में रखेंगे, मतलब डिमांड भी बढ़ेगा, तो एग्रीगेट डिमांड अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो आपका अच्छा आंसर होगा, जो कि आपको देखकर चल सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 18th 19th में आते हैं। डेफिसिट डिमांड रेफर्स टू, एक होता है कि आपका डेफिसिट डिमांड, और एक होता है कि जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाए, है कि नहीं, डेफिसिट डिमांड। अब डेफिसिट डिमांड का मतलब होता है डिमांड में कमी। ठीक है, डिमांड में कमी। एक होता है डिमांड ज्यादा हो जाना, एक डिमांड कम हो जाना। तो डेफिसिट डिमांड क्या होता है ये देखिए। डेफिसिट डिमांड होता है अब डिमांड में कमी हो गया, मतलब एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, कम है, मतलब एग्रीगेट सप्लाई है। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, मान लो एग्रीगेट डिमांड का मतलब 5 पेंसिल का डिमांड हो रहा है। ठीक है, लेकिन सप्लाई जो है, जो सप्लाई हो रहा है वो मान लो 10 पेंसिल का हो रहा है, मतलब पेंसिल का सप्लाई ज्यादा हो रहा है और उसकी डिमांड, उस लोग उसको खरीदना कम चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक तरीके से जब डिमांड ग्रेटर कब होगा, जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा बड़ा होगा तो यहाँ पर डिमांड क्या होगा, सरप्लस डिमांड देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, सरप्लस डिमांड, मतलब डिमांड अधिक देखने को मिलेगा। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाता है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई जब बराबर हो जाता है तो ये कैसा स्टेज आता है हमारी इकोनॉमी में, इक्विलिब्रियम स्टेज आता है। क्या होता है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन जो होता है वो क्रिएट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, जो कि आपको समझकर चलना है। सरप्लस डिमांड कब होता है, एग्रीगेट डेफिसिट डिमांड कब होता है, वो सब आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 19। 20th नंबर आते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय प्राइमरी डिपॉजिट। तो प्राइमरी डिपॉजिट अगर देखा जाए तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है बैंकिंग का, सिंपल सी बात है। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है बैंक का भाई, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक अगर बोला जाए, व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक, कि बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, तो आप सिंपल सा उसको लॉजिकल ये बोलोगे कि भाई वो पैसा ना जमा करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट। ठीक है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा डिपॉजिट तब तक ग्रांट नहीं करेगा लोन, मतलब ग्रांटिंग लोन्स, लोन का भी काम और एक्सेप्ट डिपॉजिट। यहाँ प्राइमरी डिपॉजिट बोला है तो इसका मतलब एक्सेप्ट डिपॉजिट, तो कैश डिपॉजिट विद अ कमर्शियल बैंक, जितना भी कमर्शियल बैंक के पास कैश डिपॉजिट लोगों का रहता है उसको हम लोग प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं। गोल्ड वाला नहीं होता है, रिजर्व और फॉरेन एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, ये तो आरबीआई के पास होता है। ठीक है, गोल्ड रिजर्व भी आरबीआई कमर्शियल बैंक रखती है, लेकिन जनरली फॉरेन रिजर्व जो होता है वो आरबीआई के पास होकर चलता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, द फोकस ऑफ गवर्नमेंट बजट इज, गवर्नमेंट बजट का फोकस किस पर रहता है ये बात बताइए। गवर्नमेंट बजट का जो मेनली जो फोकस रहता है वो किस पर रहता है भाई, कि मिनिमाइज, कैसे हम लोग मिनिमम कर सकें, कैसे मिनिमाइज कर सकें किसको, फिस्कल डेफिसिट को। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, घाटा होता है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट घाटा होता है। आप जानते हैं कि बजट दो प्रकार का होता है भाई, एक होता है आपको पता था बजट रिसीट और बजट एक्सपेंडिचर, है कि नहीं, बजट रिसीट और बजट एक्सपेंडिचर। अब इसमें रिसीट में रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट और एक तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कैपिटल रिसीट। दूसरे तरीके से अगर देखा जाए कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब सारे बजट होते थे। इसमें फिस्कल डेफिसिट होता था, एक फिस्कल डेफिसिट जिसको एफडी के नाम से जानते थे, फिर एक प्राइमरी डेफिसिट होता था, प्राइमरी डेफिसिट और एक था रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो फिर यहाँ फिस्कल डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला, उसमें क्या होता था, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ठीक है, अगर हम लोग एक्सक्लूड कर दें बोरोइंग का, उधार का जो पैसा है उसको अगर माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, फिस्कल डेफिसिट निकलेगा। टू मिनिमाइज द फिस्कल डेफिसिट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। हमेशा सरकार ये करके चलती है कि किस तरीके से हम फिस्कल डेफिसिट को कम करें ताकि हमारी इकोनॉमी में महंगाई वगैरह ज्यादा ना बढ़े। ठीक है, चलिए आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैक्रो का मैंने यहाँ पे डिस्कस करा है। अब जो नेक्स्ट पार्ट 4 होगा बहुत जल्दी आएगा, तब तक मैं कुछ पार्ट जो होगा नेशनल इनकम वगैरह का भी आप लोग को बताकर चलूंगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आप लोग शानदार तरीके से देख के चलिए, मजा तो बहुत आया होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।